नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आज सही मैं अपने YouTube चैनल PR पंकज सिंह पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम भारतीय भूगोल का अध्ययन कर रहे थे, उसी कड़ी में आज हम फिर से पुनः भारतीय भूगोल में ही जलवायु लेकर लेक्चर आए हैं। जलवायु से रिलेटेड कैसे कम 3 से 4 लेक्चर आपको डिलीवर किए जा चुके हैं। उसी कड़ी में जलवायु से संबंधित आज हमारा जो नया टॉपिक है, नया लेक्चर है, वो है ग्रीष्म ऋतु में मौसम क्रियाविधि। जैसा कि इसके पहले हमने शीत ऋतु में मौसम क्रियाविधि का अध्ययन कर लिया है और आप ये तो समझ गए होंगे। उसी कड़ी में आज हम अध्ययन करेंगे ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि। चलिए देखते हैं ग्रीष्म ऋतु की मौसम की क्रियाविधि का मैंने मैप के जरिए समझाने की कोशिश की है। इसमें आप देख रहे होंगे कि मई और जून 2 महीनों का जिक्र किया गया है। बाकी उसके पहले की जो भी क्रियाविधि है आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे चीज़ें पॉइंट वाइज लिखी हैं, तथ्यात्मक ढंग से लिखी जा चुकी हैं, ताकि आप मुझे समझाने में समय ज़्यादा मिले और आपको समझने में समय ज़्यादा मिले और आप आसानी से अपना नोट्स भी तैयार कर सकें। चलिए देखते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं 22 मार्च के बाद सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ने लगती है। अर्थात वैसे तो सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर वर्ष भर लंबवत पड़ते हैं, लेकिन 22 मार्च से क्या है, सूर्य अपना उत्तरायण आना शुरू हो जाता है, यानी उत्तर की ओर खिसकना शुरू कर देता है, जिसके चलते 22 मार्च को सूर्य की किरणें जब विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ने लगती हैं और धीरे धीरे ये कर्क रेखा की ओर बढ़ते हुए 1 जून को पहुंचती हैं। तो ये पूरी जो प्रक्रिया हमारी ये मार्च से लेकर जून के महीने तक की आपको बताने का एक नए ढंग से, नए सलीके से, ताकि आप आसानी समझ सकें, उसके लिए ये आपको लेक्चर लेकर मैं आया हूँ। चलिए देखते हैं मार्च और अप्रैल में मौसम क्रियाविधि के बारे में। जैसा कि इसके पहले हम समझ लें कि 22 मार्च के बाद जब सूर्य उत्तरायण अर्थात उत्तरी ध्रुव में आने लगता है, तो उसके साथ ही ITCZ भी उत्तरायण अर्थात कर्क रेखा की ओर खिसकने लगता है, जिसके चलते उत्तरी गोलार्ध अर्थात भारत में गर्मी बढ़ने लगती है, क्योंकि लाजमी है कि सूर्य उत्तरायण आ रहा है, तो सिंपल सी बात है गर्मी भी किधर आएगी, उत्तरायण आएगी, जिसके चलते उत्तरी गोलार्ध में गर्मी बढ़ने लगती है। जैसे जैसे ITCZ उत्तर की ओर बढ़ने लगता है, पछुआ जेट धाराएं भी उत्तर की ओर खिसकने लगती हैं। जैसा कि शीत ऋतु में पछुआ जेट धारा क्या है, जब सूर्य दक्षिणायन हुआ था तो पछुआ जेट धाराएं भी दक्षिण की ओर थोड़ा खिसक आई थी, जिसके चलते वो 2 भागों में डिवाइड हो गई थी जब हिमालय उनके मार्ग में आया था। तो एक तो उत्तरी शाखा थी, दूसरी पछुआ जेट धारा की दक्षिणी शाखा। तब जब सूर्य उत्तरायण आ चुका है तो ITCZ भी उनके पीछे धीरे कर की ओर खिसकते हुए आ रहा है, जिसके चलते पछुआ जेट धाराएं भी उत्तर की ओर खिसकने लगी, जिसके चलते अब पछुआ जेट धाराएं भी उत्तर भारत को छोड़कर उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ने लगती हैं। या पछुआ जेट धाराएं भी उनका प्रभाव बाद में कमज़ोर पड़ने लगता है, जिससे वो उत्तर की ओर प्रवाहित होने लगती है। तो चलिए मार्च और अप्रैल के मौसम क्रियाविधि में देखते हैं। वैसे तो मार्च और अप्रैल जो है वहीं से शीत ऋतु का समापन और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। मार्च और अप्रैल महीने जिसको बसंत ऋतु के रूप में जानते हैं। तो वहीं से 22 मार्च के बाद जब सूर्य उत्तरायण होने लगता है, उसके साथ साथ मार्च अप्रैल के महीने में भारतीय उपमहाद्वीप का पश्चिमोत्तर भाग भारतीय महाद्वीप का पश्चिमोत्तर भाग क्या है, इस यहाँ पर निम्न दाब का केंद्र प्रभावित होने लगता है, जिसके चलते जब यहाँ पर निम्न दाब का केंद्र प्रभावित होने लगता है, जिसके चलते पश्चिमोत्तर भाग में निम्न दाब का क्षेत्र तैयार हो जाता है। इस पश्चिमोत्तर भारत के में जब मैंने आपको बताया था, जहाँ पर भी पूरे भूमंडल में जहाँ पर भी निम्न दाब का क्षेत्र तैयार होगा, वहाँ पर उस निम्न दाब को भरने के लिए उस क्षेत्र के चारों ओर से हवाएं दौड़ पड़ती हैं। उस क्षेत्र को भरने के लिए, उस खाली
स्थान को, रिक्त स्थान को भरने के लिए हवाएं क्या है, चारों ओर से दौड़ पड़ती है। देखिए आपको यहाँ पर ये दर्शाया गया कि चारों ओर से हवाएं क्या है, दौड़ने लगती हैं। यह उस क्षेत्र को, जो निम्न दाब का क्षेत्र है, उसको भरने के लिए चारों ओर से हवाएं बहुत तेज़ी से आने लगती हैं, जिसके चलते इस पश्चिमोत्तर भारत में केंद्र इतना शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन मार्च और अप्रैल में पश्चिमोत्तर भाग जो है इतना शक्तिशाली नहीं हो पाता है, अर्थात क्योंकि ITCZ का भी उत्तरायण होना शुरू हुआ है। जैसे जैसे ITCZ उत्तर अर्थात कर्क रेखा की ओर आएगा, वैसे वैसे पश्चिमोत्तर भारत के जो निम्न दाब का क्षेत्र है उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली, उतना ज़्यादा प्रभावी होने लगेगा। लेकिन मार्च और अप्रैल के महीने में ये जो निम्न दाब का क्षेत्र थोड़ा कम शक्तिशाली होता है, जिसके चलते यहाँ पर जो हवाएं आती हैं ये अरब सागर से नहीं पहुँच पाती हैं। रीज़न है कि इतना शक्तिशाली होता नहीं है, जिसके चलते यहाँ आसपास की हवाएं ही वहाँ पर पहुँचती हैं तेज़ी से। ये हवाएं नमी युक्त नहीं होती हैं, जिसके चलते यहाँ पर बारिश नहीं होती। लेकिन ये शुष्क हवाएं होती हैं, धूल भरी हवाएं होती हैं। धूल भरी हवाओं के चलते इन्हें ही उत्तर भारत में लू के नाम से भी जानते हैं। लू वैसे तो मुख्यतः मई के महीने में मिलेगा, लेकिन ये भी ज़बरदस्त धूल भरी आंधी उत्तर भारत में चलती हैं निम्न वायुदाब के क्षेत्र होने के चलते। जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि 22 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है, जिसके साथ साथ मार्च और अप्रैल के महीने में भारतीय उपमहाद्वीप का पश्चिमोत्तर भाग गर्म होने लगता है, जिसके चलते पश्चिमोत्तर भारत में निम्न दाब का केंद्र प्रभावित होने लगता है। ये चीज़ निम्न दाब का केंद्र प्रभावित होने लगता है, जिसके चलते इस क्षेत्र को यानी इस केंद्र को भरने के लिए चारों ओर से हवाएं तेज़ी से आने लगती हैं। लेकिन ITCZ इससे काफ़ी दूर होता है, जिसके चलते यहाँ पर इन हवाओं में या इस निम्न वायुदाब इतना ज़्यादा शक्तिशाली या प्रभावी नहीं होता है, जिसके चलते अरब सागर से हवा को खींच ले, अरब सागर से अपनी ओर हवा को खींच ले। जिसकी ये हवाएं जो है यहीं पर धरातली हवाएं हैं, स्थलीय हवाएं हैं, जिनमें नमी की मात्रा बिल्कुल कम होती है, लेकिन ये पूरी तरीके से धूल भरी हवाएं होती हैं, या इन्हें धूल भरी आंधियाँ भी कहते हैं। ठीक है, तो उत्तर भारत में मार्च और अप्रैल में जो हवाएं चलती हैं, धूल भरी हवाएं होती हैं, वो निम्न वायुदाब को भरने के लिए वो हवाएं चलती हैं। चलिए अगला, मई का मौसम। मई के महीने के प्रारंभ में ही ITCZ भारत में प्रवेश कर जाता है, दक्षिण भारत में प्रवेश कर जाता है। मई के महीना जैसे ही भारत में आता है, वैसे ही ITCZ क्या है, देखिए मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ कुछ चीज़ें। यहाँ पर दिख रहा होगा, जैसे ग्लोब है, ये 0 डिग्री अक्षांश अर्थात विषुवत रेखा, ये हमारी कर्क रेखा, ये हमारी मकर रेखा। और सूर्य क्या उत्तरायण दक्षिणायन से उत्तरायण हो चुका है। जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होता रहेगा, वैसे वैसे ITCZ इसके पीछे पीछे चलता रहेगा। ITCZ सूर्य का जो वेग है, सूर्य का जो तेज है, उससे पीछे रहता है। तो इसके चलते ITCZ जो है, अर्थात जैसे जैसे गर्मी उत्तर भारत में बढ़ेगी, ITCZ का प्रभाव उतना ज़्यादा बढ़ता रहेगा। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जिस क्षेत्र में जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ITCZ का प्रभाव उस क्षेत्र में उतना ज़्यादा होता है। तो मई के प्रारंभ में ही ITCZ दक्षिण भारत में प्रवेश कर जाता है, जिसके चलते हमारे निम्न दाब की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। अब देखिए, निम्न दाब की ओर हवाएं प्रवाहित होने लगती हैं, जैसा कि वहाँ वही चीज़ सेम है। ठीक, लेकिन ये हवाएं क्या है, ये क्षेत्र क्या है, दक्षिण भारत में ITCZ है। तो ITCZ जहाँ पर होगा, निम्न दाब क्या है, वहाँ पर तैयार होगा। तो जिसके चलते अब क्या है, यहाँ पर जो हवाएं आएंगी वो सागरीय हवाएं होंगी, क्योंकि सागर क्या है, दक्षिण भारत के बहुत ही निकट है। इन हवाओं में नमी की मात्रा भरपूर रहती है, जिसके चलते मई के महीने में यहाँ पर दक्षिण भारत में कुछ अच्छी मात्रा में अच्छी बारिश होती है, अर्थात थोड़ी बहुत अच्छी मात्रा में बारिश होती है। लेकिन ये बारिश जो है मानसून से पहले हो जाती है, अर्थात
ये वास्तविक मानसून जब आता है, वैसे तो मानसून बाद में 1 जून को प्रवेश करता है, तो ये मानसून से पहले की बारिश है, तो यह वास्तव में मानसूनी वर्षा नहीं होती है, इसलिए इसे हम मानसून पूर्व वर्षा फुहार कहते हैं। इसलिए इसे हम मानसून पूर्व वर्षा भूल गया मैं लिखना, फुहार कहते हैं। मुख्य रूप से ये जो है केरल यानी मानसून पूर्व जो वर्षा फुहार चल रही है, ये मुख्य रूप से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में ये हवाएं चलती हैं या ये मानसून पहुंचता है, जिसके चलते इस समय केरल अर्थात दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में फसलों का सीजन होता है, जिसके चलते ये जो मानसून होता है फसल के लिहाज से काफ़ी अच्छा साबित होता है, यानी लाभप्रद होता है हमारे लिए, जिसके चलते यह केरल में इस फुहार यानी मानसून पूर्व वर्षा को केरल में आम्र वर्षा ये और फूलों वाली वर्षा के नाम से जानते हैं। रीजन है कि केरल में इस समय, इसीलिए आप देखते हैं दक्षिण भारत में आम जल्दी पकने लगते हैं। रीजन है कि वहाँ पर मानसून से पूर्व ही बारिश हो जाती है, जिसके चलते आमों के लिए काफ़ी लाभप्रद साबित होती है वर्षा, और साथ ही ये फूलों वाली वर्षा भी होती है। ठीक, कर्नाटक में इसे हम कॉफ़ी वर्षा, तो कर्नाटक में इसमें कॉफ़ी की फसल जारी रहती है, और साथ ही इसे चेरी ब्लासो के नाम से जानते हैं। तो अक्सर एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि मानसून के पूर्व जो फुहार वर्षा होती है या वर्षा फुहार होती है, उसको केरल में किस नाम से जानते हैं? तो आपके पास दो नाम है, एक आम्र वर्षा, दूसरा फूलों वाली वर्षा। जबकि कर्नाटक में इसे हम कॉफ़ी वर्षा या चेरी ब्लासो के नाम से जानते हैं। ठीक, ITCZ धीरे धीरे कर्क रेखा की ओर मई के अंत तक पहुंच जाता है। ठीक, अब जब धीरे धीरे विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर धीरे धीरे जब ITCZ कर्क रेखा की ओर पहुंच जाता है, जिससे पश्चिम बंगाल, ये आपका पश्चिम बंगाल की मौसमी हलचल का केंद्र बन जाता है। पश्चिम बंगाल क्या है? मौसमी हलचल का केंद्र बन जाता है। यदि ये हवाएं नमी युक्त नहीं होती तो पश्चिम बंगाल में भी तेज धूल भरी हवाएं चलती, या फिर ये हवाएं नमी युक्त होती तो पश्चिम बंगाल में ज़बरदस्त वर्षा होती। इन तेज ध्रुवीय हवाओं को या इन तेज धूल भरी आंधियों को, क्योंकि क्या है पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पर ये वर्षा क्या है, ये पूरा एरिया क्या है पर्वतीय पठारी है, जिसके चलते यहाँ पर इसको नमी मिल नहीं पाएगी, और नमी नहीं मिल पाएगी तो ये हवाएं क्या होंगी, धूल भरी हो जाएंगी। तो धूल भरी हवाएं या आंधी पश्चिम बंगाल में इनसे काफ़ी नुकसान होता है, जिससे इन हवाओं को पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। इन हवाओं से पश्चिम बंगाल में काफ़ी नुकसान होता है, इसीलिए इनको हम पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। रीज़न ये है कि जो बैसाखी है, बैसाखी एक पर्व जो पश्चिम बंगाल में भारत में मनाया जाता है, वो पश्चिम बंगाल में वही सीजन होता है जब ये मानसून ये धूल भरी हवाएं चलते हैं। इसलिए पश्चिम बंगाल में इस बैसाखी के पर्व को काल बैसाखी के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसी सीजन में उसी टाइम पे क्या ये हवाएं चल रही हैं। इसलिए पश्चिम बंगाल में इन धूल भरी आंधी को, धूल भरी हवाओं को काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। काल बैसाखी का मतलब ये घटना बैसाख महीने में होती है। ठीक, ये घटना जो है बैसाख के महीने में होती है, इसीलिए पश्चिम बंगाल में इसे हम काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। जबकि केरल और कर्नाटक में और तमिलनाडु में क्या लाभप्रद साबित होती है, क्योंकि वहाँ पर उससे क्या है बारिश होती है। इस बारिश होने के चलते वहाँ पर जो भी फसल होती है, जैसे आम की फसल है, उसके लिए लाभप्रद साबित होती है। केरल में चाय की फसल है, क्योंकि उस समय चाय में फूल शायद निकलते रहते हैं, इसलिए उसके लिए लाभप्रद साबित होती है। और कर्नाटक में आपके कॉफ़ी के लिए
और चेरी ब्लाशों के लिए। ठीक, तो ये रहा मई के महीने में मौसम की क्रियाविधि। जैसा कि जून के महीने की हम मौसम क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि पश्चिम बंगाल में इसको हम काल बैसाखी के नाम से जानते हैं, क्योंकि वह महीना, मई का महीना, भारत में बैसाख का महीना होता है और ये हवाएं, जो धूल भरी हवाएं होती हैं, ये काफ़ी नुकसानदेह होती साबित फसल के लिए, इसलिए पश्चिम बंगाल में इन्हें हम काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं जून के महीने की मौसम क्रियाविधि। हालांकि सूर्य किरणें कर्क रेखा पर 1 जून को पहुंचती हैं या 1 जून के लमसम पहुंचती हैं, लेकिन स्थलखंड समुद्र की अपेक्षा जल्दी गर्म होते हैं और जल्दी ठंडे भी होते हैं। उसी के विपरीत समुद्र जो है, महासागर जो है, वो स्थलखंड की अपेक्षा देर से गर्म और देर से ठंडे होते हैं। तो जैसा कि जून के महीने के आते आते जब सूर्य कर्क रेखा के निकट आ चुका होता है, तो ITC-Z अर्थात भारत में इतनी ज़बरदस्त गर्मी शुरू हो चुकी होती है कि ITC-Z क्या होता है, स्थिर हो जाता है पश्चिमोत्तर भारत में, जिसके चलते इसी के चलते ITC-Z 1 जून को ही पश्चिमोत्तर भारत में अर्थात 1 जून के लमसम पश्चिमोत्तर भारत में स्थिर कर लेता है, स्थिर हो जाता है, जिसके चलते पश्चिमोत्तर भारत में निम्न दाब काफ़ी प्रभावित हो जाता है और यह निम्न दाब केंद्र आसपास की हवा को काफ़ी तेज़ी से अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यह निम्न दाब का क्षेत्र जो होता है ये अपने आसपास की हवा को काफ़ी तेज़ी से अपनी ओर आकर्षित करने लगता है अर्थात खींचने लगता है, जिसके चलते मई अंत और जून प्रारंभ में ही बहुत गर्म हवाएं चलती हैं। अब ये गर्म हवाएं काफ़ी तेज़ी से चलती हैं, जिसके चलते ये उत्तर भारत में इन हवाओं, ये जो गर्म हवाएं चलती हैं धूल भरी होती हैं। धूल भरी होने के चलते इन हवाओं को उत्तर भारत में लू के नाम से जानते हैं। उत्तर भारत में इन्हें हम लू के नाम से जानते हैं, जबकि इन लू हवाओं का दक्षिण भारत से किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं होता है। जबकि लू जो है बेहद गर्म और शुष्क हवाएं होती हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होती हैं। ये रीज़न है कि जैसे कि आप गर्मी देखते हैं कि लोग जब ज़्यादा देर तक धूप में रह जाते हैं, कोई यात्रा करते हैं, उस दौरान वो रिहाइड्रेशन के शिकार हो जाते हैं। शुष्क हवाएं होती हैं, शरीर से नमी को खींच लेते हैं, रिहाइड्रेशन के शिकार हो जाते हैं, शरीर हमारे नमी की कमी अर्थात पानी की कमी हो जाती है, जिससे हमें वोमिटिंग अर्थात उल्टी और ये क्या बोलते हैं इसको, उल्टी और लैट्रिन्स शुरू हो जाती हैं, जिसके चलते हमारे अंदर रिहाइड्रेशन यानी वोमिटिंग से भी पानी निकल रहा है, लैट्रिन्स भी पानी की वाली होने लगती है, जिसके चलते हमें रिहाइड्रेशन के हम शिकार हो जाते हैं। इस रिहाइड्रेशन के शिकार होने से काफ़ी लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिससे लोगों को ये लू जो हवाएं हैं काफ़ी नुकसानदेह होती, काफ़ी हानिकारक होती है हमारे स्वास्थ्य के लिए। इसीलिए जो लू हवाएं होती हैं उनको रिहाइड्रेशन के लिए, रिहाइड्रेशन को काफ़ी प्रभावित करते हैं शरीर के, अर्थात हमारे शरीर की पानी यानी नमी को खींचती रहती है। जबकि पश्चिमोत्तर भारत में विकसित इस ITC-Z जो होता है उसे हम मानसूनी निम्न दाब द्रोणी कहते हैं। ITC-Z को वैसे तो हम अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। अभिसरण अर्थात जहाँ पर हवाएं आकर मिलती हैं, ये जैसे केंद्र है, या चारों ओर हवाएं आ रही हैं, तो क्या है, हवाएं आकर मिल रही हैं यानी अपसरित हो रही हैं, ठीक है। तो और इसी को अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र को ही विषुवत रेखीय निम्न दाब द्रोणी भी कहते हैं, और जैसे पश्चिमोत्तर भारत में से क्या कहते हैं, मानसूनी निम्न दाब द्रोणी कहते हैं, ठीक। जबकि ITC-Z का फुल फॉर्म होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्टर जोन, ठीक। चलिए, जब ये मानसूनी निम्न दाब की द्रोणी 1 जून के आसपास बहुत शक्तिशाली हो जाती है, तो ये क्या है, ये हिंद महासागर से चलने वाली जो हवाएं होती हैं, नमी युक्त जो हवाएं होती हैं, यहाँ पर लो प्रेशर है, गर्मी मैंने आपको बता रखा है, जितनी तेज़ गर्मी होगी उतना ज़्यादा ITC-Z प्रभावी होगा, उतना ज़्यादा शक्तिशाली होगा, और जितना ज़्यादा शक्तिशाली होगा उतना ही ज़्यादा ये दूर से हवाएं खींचने लगेगा। तो क्या होगा, अब क्या है, जून के महीने में
ITCZ काफ़ी प्रभावित होती है, यानी निम्न दाब क्या शक्तिशाली हो रहा है। निम्न दाब को भरने के लिए हम काफ़ी तेज़ से काफ़ी दूर से जाएंगे। तो अब ये निम्न दाब का जो क्षेत्र है ये हिंद महासागर से आने वाली हवा को अपनी ओर खींचने लगता है। अर्थात हवा क्या है, सदैव हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। तो हिंद महासागर से जो हवाएं चलेंगी वो क्या होंगी, नमी युक्त हवाएं होंगी। जब ये नमी युक्त हवाएं जो हैं ये इन्हीं हवाओं से निम्न वायुदाब यहाँ पर होने के चलते, निम्न दाब होने के चलते जब ये मानसूनी हवाएं यहाँ पहुँचती हैं तो इसी के चलते हमारे दिल्ली तक बारिश होती है। ये हवाएं दक्षिण से पश्चिम की ओर, अर्थात ये मानसून दक्षिण से पश्चिम की ओर चलता है, इसलिए इसे हम दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। ये दक्षिण पश्चिमी हवाएं कहते हैं इसलिए। और दक्षिण पश्चिम मानसून से ही भारत में 90% वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में प्रवेश करते ही पश्चिमी घाट से जो टकराता है ये वाला क्षेत्र जो है ये पश्चिमी घाट, तो ये पूरा पश्चिमी घाट है, लेकिन स्पेशली मालाबार तट पे जो टकराता है ये मालाबार तट, अर्थात केरल में जब पहुंचता है 1 जून के लमसम टकराता है, तो तभी ये कहा जाता है कि बाद में 1 जून के लमसम मानसून भारत में प्रवेश कर चुका है। और ये मानसून 1 जून को जब केरल में पहुंचता है तो उत्तर भारत में पहुँचते इसको 20 से 21 जून लग जाता है, जिसके चलते इसके बाद ये दक्षिण पश्चिम मानसून क्रमशः उत्तर भारत को या हिमालय के पश्चिम में दिल्ली तक वर्षा करता है। जैसा कि ये जो मैंने लाइनें बना रखी, जैसे मैंने आपको बताया है, मार्च और अप्रैल में ये निम्न दाब क्या है, कम शक्तिशाली होता है, जिससे ये जो हवाएं हैं थोड़ी दूरी से आती हैं और इस निम्न दाब को भर देती हैं, जिसके चलते ये हवाएं क्या होती हैं, कम शक्तिशाली होती हैं, स्थलीय हवाएं होती हैं। स्थलीय हवाएं होने के चलते इनमें नमी की मात्रा कम होती है। नमी की मात्रा कम होने के चलते यहाँ पर ये हवाएं क्या है, नमी नहीं होगी तो क्या है, धूल भरी हवाएं होंगी। तो इसलिए पश्चिम उत्तर भारत में मार्च और अप्रैल में जो हवाएं धूल भरी चलती हैं उसका कारण है ये निम्न दाब का क्षेत्र। ठीक, चलिए मई के महीना आते ही, मई प्रारंभ होते ही यानी 5 से 10 मई के लमसम आपका जो ITCZ है वो दक्षिण भारत में प्रवेश कर चुका होता है, जिसके चलते 5 से 10 मई के लमसम ये हमारे क्या है, यहाँ ITCZ अर्थात निम्न दाब का क्षेत्र होता है। ज़बरदस्त यहाँ गर्मी शुरू हो चुकी होती है, क्योंकि एक तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र क्या है, स्थलीय क्षेत्र क्या है, बहुत जल्दी गर्म होते हैं, तो ये तपना शुरू हो जाते हैं मई में स्टार्टिंग में ऐसे तो उत्तर भारत भी तपना शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ ज़बरदस्त तपन शुरू हो चुकी होती है, क्योंकि एक तो प्रायद्वीपीय है, ऊपर से स्थलीय है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हवाएं आएंगी इसको भरने के लिए, निम्न दाब को भरने के लिए जो हवाएं यहाँ पर आएंगी चारों तरफ से वो क्या है, नमी युक्त हवाएं। रीजन ये है कि ये जो दक्षिण भारत है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु का जो क्षेत्र है ये क्या है, समुद्र के निकट है। समुद्र के निकट होने के चलते ये हवाएं पूर्ण रूप से नमी युक्त होती हैं। तो यहाँ पर जो बारिश होती है मई के स्टार्ट में 10 से 5 मई के बीच में, 5 से 10 मई के बीच में, ये मानसून के पूर्व की बारिश होती है, इसलिए इसे मानसून पूर्व फुहार वर्षा बोलते हैं या मानसून के पूर्व की फुहार वर्षा बोलते हैं, जो कि केरल कर्नाटक में की फसल जो पे चलती है, जैसे आम की फसल है तो आम्र वर्षा किसको आम के लिए काफ़ी लाभप्रद साबित होती है। ठीक है, जिसके लिए काफ़ी फ़ायदे, आम की फसल के काफ़ी फ़ायदा होता है। साथ ही केरल में फूलों के लिए काफ़ी फ़ायदा होता है, चाय पत्ती के लिए। दूसरी चीज़ कर्नाटक में से कॉफ़ी वर्षा के नाम से, क्योंकि कॉफ़ी लिए काफ़ी लाभप्रद साबित होती है। वहीं पर इसे चेरी ब्लासो भी बोलते हैं कर्नाटक में ही। तो जब भी एग्जामिनर पूछे कि चेरी ब्लासो के नाम से बारिश कहाँ पर होती है, ये किस क्षेत्र में चेरी ब्लासो के नाम से मानसून को जानते हैं, तो आपका आंसर होगा, आपका जवाब होगा कर्नाटक। ठीक, केरल में फूलों वाली वर्षा या क्या बोलेंगे उसको, आम्र वाली वर्षा, यानी आमों के लिए। साथ ही जब 15 से 20 मई के लमसम जब ये हवाएं उत्तर भारत की ओर चलने लगी, कर्क रेखा को खिसकती है, ITCZ कर्क रेखा को खिसकने लगता है, तो 10 से 15 मई के बीच जब ITCZ पहुंचता है पश्चिम बंगाल के निकट, तो यहाँ पर ये हवाएं क्या, नमी तो यहाँ सारी छोड़ चुकी हैं,
तो अब हवाएं क्या है, शुष्क हैं। शुष्क हैं तो कैसे होंगी, धूल भरी होंगी। अब धूल भरी जो हवाएं हैं ये पश्चिम बंगाल के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित होती हैं। नुकसानदेह होने के चलते ये बैसाख का महीना होता है, इसलिए पश्चिम बंगाल में से हम काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद 20 मई के बाद 25, 30 या 1 जून के लमसम जब ITCZ कर्क रेखा के निकट पहुंच चुका होता है, अर्थात पश्चिमोत्तर भाग में पहुंच चुका होता है, तो यहाँ पर ज़बरदस्त निम्न दाब का क्षेत्र होता है। और ये निम्न दाब का क्षेत्र जितना ज़्यादा शक्तिशाली होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी उतना ज़्यादा ITCZ क्या होगा, सशक्त होगा, उतना ज़्यादा शक्तिशाली होगा। इस शक्तिशाली होने के चलते अब ITCZ यानी निम्न दाब का जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होने के कारण काफ़ी दूर से अब हवाएं को अपनी ओर खींचेगा, मानसून को, ठीक है। जिसके चलते हवाएं जो हिंद महासागर, अरब सागर से इसकी ओर चलेंगी। हवाएं क्या है, सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। तो यहाँ क्या है, निम्न दाब यानी लो प्रेशर है, तो यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी। तो यहाँ से जो हवाएं चलेंगी हिंद महासागर, अरब सागर से कैसे होंगी, नमी युक्त हवाएं होंगी। ये नमी युक्त हवा होने के चलते ये मानसून जब पहुँचता है तो ये 21 से 20 जून के लमसम यहाँ पहुँचता है। उसके पहले 1 जून के लमसम भारतीय केरल के मालाबार तट पर दस्तक दे चुका होता है। उससे भारत के इस दक्षिण पश्चिमी दिशा होती है, इसलिए इसको दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जानते हैं। इस दक्षिण पश्चिम मानसून को ही भारत के दक्षिण तक, भारत के दिल्ली तक या हिमालय के दक्षिणी यानी शिवालिक श्रेणी से पर भी अच्छी खासी मात्राएं बारिश होती है। तो ये रहा आज का हमारा एक छोटा सा लेक्चर जलवायु का, ग्रीष्म काल में मौसम क्रियाविधि। अगले 2-3 लेक्चर और इससे रिलेटेड आएंगे, उसके बाद इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके हल कराए जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आज सभी का फिर से एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।